ज्योग्राफी में हम लोग जो है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं, आज हमारा 4th चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है इसका, इंडिया हैज अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है। मॉनसूनल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इंडिकेट सिमिलरिटी इन क्लाइमेट विद साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज विद इन इंडिया। गलत है ये वाला स्टेटमेंट आपका। दो नहीं है, अगर आपको पता चल गया है कि दो वाला स्टेटमेंट गलत है और पहला वाला स्टेटमेंट सही है तो हमारा आंसर निकलेगा 1 एंड 3, क्योंकि बिल्कुल एलिमिनेशन प्रोसेस चल रहा है। इंडिया हैज अ मानसूनर, तो हम इसको 1-1 पकड़ेंगे तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिकेट साउथ ईस्ट एशिया एज वेल इंडिया, तो ये गलत है, तो 2 वाला खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या ये। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि क्लाइमेट यानी जलवायु और मौसम यानी मानसून, ठीक है, सॉरी मौसम, ठीक है, वेदर। तो अब आपको ये दोनों शब्दों में ना थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो 30 से 35 साल में होते हैं। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जलवायु क्या है, आपने देखा होगा ना कि जलवायु में कभी भी हम ये बात नहीं करते कि आज की जलवायु कैसी थी, हम ये कहते हैं कि आज का वेदर कैसा था। यही वाली बात करते हैं ना कि आज का वेदर कैसा था। तो उसी के आधार पे अगर आप देखो तो मौसम क्या है, हम इसको डे बाय डे वेदर, आज लखनऊ का कैसा है, आगरा का कैसा है, दिल्ली का कैसा है, तो मौसम क्या है, चेंजेबल है, रैपिडली चेंज होता है और इसको हम डे बाय डे और एनुअली दोनों देख सकते हैं। लेकिन जलवायु हमारी काफी सालों में चेंज होती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारी जलवायु पे क्या पड़ेगा, तो वो स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है और एक लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक इसका लास्ट है कि मानसून आर जनरली कॉल्ड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। तो ये भी बात सही है, क्योंकि मौसम में चेंजेस तभी देखने को मिलते हैं जब विंड्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरह के नेचर से हमारी विंड्स आ रही हैं और वो हमारे क्लाइमेट को, हमारे मौसम को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, इफेक्टेड करेंगी। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसमें देखिए क्या डाउनवर्ड फेयर चल रही है। ITC-Z आपका क्या है, नीचे शिफ्ट हो गया है। उसका रीजन क्या है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन तो जो है वो क्या है गाइस, वो एक गर्म बेल्ट है। ठीक है, और जब ऊपर से ठंडी वाली हवाएं आती है ना नॉर्थ ईस्ट मानसून से, ये यहाँ के जो है ना अरब सागर, हमारी सॉरी अरब सागर नहीं, ये जो सेंट्रल एशिया वाला है ना हमारा, ये मेडिटेरियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इन सब से जो हवाएं चलती है ना वो बहुत ही ठंडी होती है। हमने देखा है कि हिमालय एक पिलर की तरह काम करता है जो उनको रोक के रखता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है, जब भी भारत की सतह पर पहुंचना शुरू करती है तो ITC-Z को ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर देती है। और एक रीजन इसका ये भी है क्योंकि विंटर के टाइम में हमने क्या देखा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून के सीजन में क्या होता है कि भारत में सन डायरेक्ट नहीं पड़ रहा होता है। ये कहाँ चला जाता है, कैप्रिकॉन पे चला जाता है, यानी मकर रेखा पे चला जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 25 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होता है, कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। वैसे ही हम लोग जून में देखते हैं सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, भारत में होता है। ये डिपेंड करता है। इंसोलेशन की बात हम लोग बार बार करते हैं। इंसोलेशन जिस जगह पर जितना ज्यादा होगा, लो प्रेशर बेल्ट वहां पर बनेगी। लो प्रेशर बेल्ट बनेगी तो वहां पर कोरियालिस फोर्स भी काम कर रहा होता है पहले से ही। तो वहां दो तरह की जेट स्ट्रीम्स भी बनती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ITC-Z नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी अगर भारी चीज ऊपर से नीचे की तरफ उतरेगी तो यहाँ पे अगर कोई हल्की चीज है तो वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। बट ये केस उल्टा हो जाता है कब, जब साउथ ईस्ट मानसून यानी इस टाइम पर, इस टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि 17 जून को माना जा रहा था, क्या होगा, जो हमारा मानसून है वो इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सन बिल्कुल यहाँ पर होगा, इसके कांटेक्ट में होगा, ये बेल्ट बिल्कुल गर्म हो चुकी होगी। और ITC-Z हमारा 30 से 35, सॉरी गाइस, 20 से 25 लैटिट्यूड जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं ज्योग्राफी के, स्टैंडर्ड ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं NCERT के बॉन्ड में, तो यहाँ पे हमें टर्मिनोलॉजी समझनी होती है, वहां पर उनके डिटेल समझने होते हैं। ठीक है, ये सारी बात वही लिखी हुई है आपकी मानसून वाली जितनी भी थी। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्या कह रहा है कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र अर्थात भूमध्य रेखा के अनुभव से दूर तापमान में उच्च दैनिक और वार्षिक बदलाव होता है।
तो ये बात आपकी सही है या ये बात आपकी गलत है? बी। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र पूछा क्या है आपसे? चूज द करेक्ट वन। तो कर्क रेखा के दक्षिण की बात कर रहा है, एरिया लाइज साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि इंसुलेशन जहाँ पर जितना ज्यादा होगा, चेंजेबल स्थिति वहां पर ज्यादा होगी, डाइवर्सिटी वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये गलत होते ही आपका सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर आपका वन गलत हुआ गाइस, तो सी भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है करेक्ट और दोनों सही है, अब हो नहीं सकते। अब ये हमारे पास ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम दो को सही करेंगे, नन ऑफ देम करें। तो इसमें दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं। हिमालय पर्वत उपमहाद्वीप के रूप में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। हमने पहले भी बात किया था कि हिमालय माउंटेन्स क्या करते हैं, सब कॉन्टिनेंट फॉर चिलिंग विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये इसको रोकते हैं। और ये क्या करते हैं, उपमहाद्वीप के भीतरी मानसूनी हवाओं को फंसने या उनकी ट्रैफिकिंग मानसून विंड्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट, तो वो उसको फंसाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो वाला तो सही हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या एक्सप्लेनेशन देखेंगे? एक्सप्लेनेशन वही है, देखिए कि द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है ये। एंड द पार्ट लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल्स इन द ट्रॉपिकल जोन। तो हमने देखा था हिमालयन जोन जो है हमारा वह सब ट्रॉपिकल्स में आता है, वो कूल रीजन है। और ट्रॉपिक और जो ये हमारा जो ट्रॉपिक वाला है ये क्या है, गर्म रीजन है। तो कर्क रेखा किसके कॉन्टेक्ट में ज्यादा आता है? हमने ये भी देखा है कि इंडिया का साउथ वाला पार्ट जो है वो कर्क रेखा के और यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज पॉसिबल होती है कि यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भूमि की सतह की तुलना में महासागर गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जो विभिन्न दबाव क्षेत्र का कारण बनते हैं। ओशन हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली एज कंपेयर टू लैंड सरफेस विच कॉजेज डिफरेंट प्रेशर जोन। ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस है। तो इसके लिए जो है देखिए, ये भी क्वेश्चन कुछ सही नहीं लग रहा है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, पहाड़ तेजी से गर्म होते हैं, तेजी से ठंडे होते हैं, नहीं भी पढ़ा था। तो आपको पता होना चाहिए जो हिल स्टेशन होते हैं वो दिन में तो गर्म होते हैं लेकिन रात में बहुत जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। शिमला वगैरह का तो ये हाल होता है कि वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको, रात में पंखे की भी नहीं पड़ती। नैनीताल हिल स्टेशन का भी यही हाल है। ठीक है, कुल्लू मनाली मसूरी इन सबका यही हाल है कि आपको क्या है, दिन में तो हीट प्रॉपर है कि आप शायद कॉटन की एक शर्ट टॉप से भी काम चला लो। ठीक है, लेकिन रात में आप बिना कंबल के नहीं सो सकते, आपको नहाने के लिए वार्म वाटर चाहिए। तो ये तो लैंड की वो है ना प्रॉपर्टी, ये ओशन की थोड़ी है। ओशन तो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। तो पहला वाला ये आपका गलत हो जाएगा, तो फिर वही बोथ ऑफ देम सही हो नहीं सकते, करेक्ट वन पूछा हुआ है। दूसरा वाला देख लेते हैं, भूमि और सागर का ये अंतर तापमान मानसूनी हवाओं के मौसमी उत्क्रमण के लिए जिम्मेदार है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मॉनसून अगर देखिए हवाएं लैंड टू ओशन चलेंगी, समझिएगा ये सन है आपका, यही वाला डायग्राम हम लोग देखते हैं, ये लेथोस्फीयर है, ये ओजोन है। अगर हवाएं यहाँ से चलेंगी इधर तो ऑब्वियसली ठंडी होगी, लेकिन लैंड के कांटेक्ट में आके गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से चलने वाली हवाएं गर्म होंगी और हल्की होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगी, मॉइस्चर कंटेन करेंगी और वर्षा करेंगी। तो इसके पास में जो माउंटेन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमारा क्या ओशन और लैंड का होगा, तो ये इसके इस वाले पार्ट में क्या करेंगी, वर्षा करेंगी और इसके सेंट्रल पार्ट तक आते आते अपना पानी खत्म कर देंगी। तो और इसके बाद जब ये इस माउंटेन एरिया से निकलेंगी और जब ये दोबारा से ओशन के कॉन्टेक्ट में आएंगी, तो ये देखिए ये फिर से इसके इस पार्ट पे ही वर्षा करेंगी। क्यों? क्योंकि ईस्टर्लीज ही हम लोग मानते हैं, इधर से ही विंड चलना स्टार्ट होती है, क्योंकि पृथ्वी किधर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, और जो हमारे विंड्स होती हैं वो इसके अपोजिट चलती हैं। फिर से समझ लीजिएगा इस वाले बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है आईएएस में कि दुनिया के मैक्सिमम या सभी जो आपके डेजर्ट हैं वो वेस्टर्न पार्ट पे ही क्यों है।
थार मरुस्थल हो, सहारा मरुस्थल हो, आप देखिए ना, पेटागोनिया का हो, सब किधर है, सबके सब आपके इस साइड पे, मतलब वेस्टर्न पार्ट पे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एक डायग्राम बनाए, ये हमारी लैंड है, ये ओशन है, फिर ये हमको लैंड मिलेगी, फिर ओशन मिलेगा, फिर ये लैंड होगी, फिर ओशन होगा, फिर लैंड होगी, फिर ओशन होगा। बिल्कुल देखिए ना, अगर यहाँ पे अमेरिका है तो यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ भारत हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, इधर वाला ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस तरह से देखिए तो सबके बीच में पानी है ना, कहते हैं ना, ये देखिए सबके बीच में पानी है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऐसा ही है ना, कि यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे ओशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर हम लोग जापान की तरफ मूव कर जाएंगे तो फिर हमें कॉन्टिनेंट मिल जाएगा। अब जब सन होगा तो सन या तो कर्क रेखा पर होगा या मकर रेखा पर होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। तो अगर मान लो ये लैंड से चलने वाली, जैसे ये हवा चल रही थी यहाँ से, इधर से चलती है, पृथ्वी कैसे घूमेगी, इधर पृथ्वी जो है वो इस तरफ घूमेगी गाइस। ये ग्रीन से हम पृथ्वी को दिखा रहे हैं, पृथ्वी इधर घूमेगी, क्योंकि आपको पता होगा ना, जो इन्वायरमेंट वाले हैं, जो स्पेशलिस्ट, वो इंडिया को, सॉरी, वो क्या बोलते हैं, अर्थ को ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। ज्योग्राफी वाले ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और जो हमारे इन्वायरमेंटल होते हैं वो इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात। तो ये क्या है, ये इधर है, तो पृथ्वी किधर चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है ना, लेकिन विंड तो ऐसे चल रही है। ये तो जियोग्राफिकल बिल्कुल डिसाइड कर दिया गया है यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह, कि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट जाएगी, और विंड जो हमारी है वो किधर जाएंगी, वो हमारी जाएंगी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हवाएं यहाँ से चली, यहाँ पर एक माउंटेन था, ठीक है, पानी भरा हुआ था, आर्द्रता थी इसमें, कि यहाँ पे बरस गई, यहाँ बरसते बरसते जब ये खत्म होंगी तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये ड्राई हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली मरुस्थल यहीं पे बनना चाहिए, स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये जब वहां से नीचे उतरेंगी तो फिर ये क्या करेंगी, मॉइस्चर कंटेन करेंगी, और फिर ये आगे बढ़ेंगी तो फिर ये यहाँ पे क्या करेंगी, इसी के ईस्ट कोस्ट पे वर्षा करेंगी, बीच में पहुंचते पहुंचते पानी खत्म, मैदानी इलाका, यहाँ पर फिर क्या बनाएंगी, आपका वही डेजर्ट बनाएंगे, फिर आगे यही प्रोसेस होगा, फिर यही प्रोसेस होगा, फिर यही प्रोसेस होगा। मतलब क्या है कि जो अर्थ के घूमने का मूवमेंट है और विंड के चलने का जो मूवमेंट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जब ईस्ट से एयर आपकी अपवर्ड या डाउनवर्ड जब आती है, चलती है, ठीक है, जब फ्लो करती है, तो वो मॉइस्चर एकदम लिए हुए होती है और आगे जाके बरस जाती है। अरे सिंपल सी चीज है ना, कि जब नीलगिरी वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो नीलगिरी पहाड़ी थी और ये अरेबियन सी है, तो यही तो कहा गया था कि यहाँ पे चलने वाली हवाओं से यहाँ पे तो वर्षा खूब हुई, लेकिन यहाँ का पार्ट जो है सूखा रह गया, तो उसका सेमी एरिड होगा। ठीक है, और फिर आगे जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ये ट्रायंगल वाला क्या बनता है, पेनिनसुला। ठीक है, ये पेनिनसुला इंडिया का भाग होता है। तो ये वही वाला प्रोसेस चल रहा है पूरा। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि अरब सागर से, देखो ये विंड्स मूव भी करती हैं, ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग देखेंगे ये मूव भी करेंगी, तो ये इस तरह का डायग्राम बनता है हमारा। तो भूमि की सतह की तुलना में महासागर गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जो दिन भर क्षेत्र कारण बनते हैं, बिल्कुल नहीं। भूमि और महासागर का यह अंतर तापमान, मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन में जिम्मेदार है। अब आप लोग आई होप की समझ गए होंगे कि एक तरफ रेनफॉल हो रहा है, उसके सेंट्रल पार्ट में सेमी एरिड एरिया मिल रहा है, उसके बाद सेमी डेजर्ट का एरिया मिल रहा है, और लास्ट पॉइंट पे आपको पूरा डेजर्ट का एरिया मिल रहा है, और अगेन आपको फिर से ग्रीनरी कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल वही वाली चीज ये चल रही है। लो प्रेशर विंड भूमि, हाई प्रेशर बनेगा, वापस चलेगी, या ये हाई प्रेशर बेल्ट क्या करेगी, लो प्रेशर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगी और अपना प्लेस बनाएगी, नीचे का जो सरफेस गर्म है उसके कांटेक्ट में ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ये क्या करेगी, बादल बन के बरसना स्टार्ट करेगी। तो हॉट एयर राइज अप एंड कूल एयर शिंक डाउन। ठीक है गाइस, आंसर आपको पता ही चल गया, पहला वाला गलत है, मैंने वो बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पीपल लिविंग इन मुंबई एंड द कोकण कोस्ट। अब कोकण कोस्ट कहाँ पर है आपका, वेस्ट पार्ट पर ही है। ठीक है,
मुंबई और कोकण तट में रहने वाले लोगों को तापमान के चरम और मौसम की मौसमी लय के बारे में शायद ही कोई विचार हो, जबकि भारत के उत्तरी भाग दिल्ली, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग अत्यधिक तापमान और जलवायु का अनुभव करते हैं। क्या कह रहे हैं? कंपेयर किसको कर रहे हैं? किसको कंपेयर कर रहे हैं? मैप में से ये देखिए, बात ये वाली हो रही है, ठीक है। बात कौन सी हो रही है, पहले स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं हम लोग। भारत का उत्तरी भाग, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर कोल्ड टेम्परेट जोन। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये वाली बात आपकी सही होगी या गलत होगी। भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण, इसमें एक कटेगा ये गाइस। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर कूल टेम्परेचर जोन। बिल्कुल नहीं। क्या पूछा है? ऐसी घटना का संबंध कारण क्या हो सकता है? पहली चीज आप ये समझिए, इसमें आंसर जो होगा, भारत के उत्तरी भाग में आर्कटिक क्षेत्र से बर्फ वर्ष भर ठंडी हवाएं चलती हैं। आंतरिक भूभाग पर समुद्र के मध्यम प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानसून, देखिए इसमें आंसर जो आपका होगा ये यही वाला होगा कि ये कोस्टल एरिया तो ठीक है, यहाँ वाला तो ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसको आगे देख लेते हैं। People living in Mumbai and the Konkan coast have hardly and ideas of extremes of temperature and seasonal rhythm of weather, whereas people living in northern part of India, that is Delhi, Punjab and Jammu Kashmir, express extreme temperature and climate. तो इसका इन्होंने कारण पूछा है कि मुंबई और कोकण तट पर रहने वाले लोगों को तापमान के चरम और मौसम के बारे में शायद ही कोई विचार हो, ठीक है। जबकि भारत के उत्तर भाग, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग अत्यधिक तापमान और जलवायु का अनुभव करते हैं। ये जिन्होंने हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसका जो कारण है ये यही वाला है कि आंतरिक, ऐसी घटना का संभावित कारण क्या हो सकता है? आंतरिक भूभाग पर समुद्र के माध्यम प्रभाव का कोई प्रभाव ना पड़ना, क्योंकि अगर समुद्र का प्रभाव पड़ता तो हमारा बीच में जो पेनिनसुलर बना है ना, वो ना बन पाता, ठीक है। क्लियर रखिएगा इस चीज को। अब हम लोग इस डायग्राम पर आते हैं। अब आप खुद देखिए, ये क्या है हमारा? कोकण कोस्ट और मुंबई, ठीक है। कोकण कोस्ट और मुंबई कोस्टल एरिया है, सन कांटेक्ट में है, और हमने बात क्या की थी कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और नीचे है हमारा इक्वेटर कहीं। ये किसमें आता है? टेम्परेट जोन में, ठीक है। तो और लेकिन जब जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, तो वो एरिया है ये, वो आता है सब ट्रॉपिकल जोन में। तो सब ट्रॉपिकल जोन में, ट्रॉपिकल जोन में तो डिफरेंस होना ही है। तो ट्रॉपिकल जोन में यहाँ पर मौसम का बना रहना एक स्वाभाविक घटना है ना, और यहाँ पर हमें चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। लंबी तटरेखा के साथ बड़े तटीय क्षेत्र की जलवायु सामान्य होती है, ठीक है। बिल्कुल वही वाली बात है कि विद अ लॉन्ग कोस्टल लाइन, लार्ज कोस्टल एरियाज हैव अ इक्वेबल क्लाइमेट, ठीक है। भारत के आंतरिक क्षेत्र के समुद्र के मध्य प्रभाव से बहुत दूर है। ऐसे क्षेत्र में चरम जलवायु होती है। एरिया इज द इंटीरियर ऑफ इंडिया आर फेयर फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, क्योंकि वो उससे दूर होने के कारण वहां पर इतना वो नहीं होता है। इसीलिए मुंबई और कोकण तट के लोगों को तापमान के चरम और मौसमी लय का शायद ही कोई अंदाजा हो, क्योंकि वो उतना मौसम में चेंजेस फील ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहां पर अब अगर साल भर ठंड रहे तो क्या आप गर्मी फील कर पाएंगे? बरसात का मौसम फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। स्प्रिंगिंग जब जो होता है क्लाइमेट के, उसको फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूस। अब अमेरिका वाले से आप गर्मी पूछेंगे तो उसे क्या पता, क्योंकि वो तो सब ट्रॉपिकल से भी ऊपर वाले उसमें आता है, ट्रीज जोन में भी पड़ता है, कनाडा वगैरह, तो उनको कैसे पता होगा, ठीक है। इसीलिए वहां पे चेंजेस कम होता है। दूसरी ओर जहाँ पर दिल्ली, कानपुर, अमृतसर जैसी है, यहाँ पर मौसम बदलता है तो हमें पता चलता है। जब हिमालय से ठंडी हवाएं आती है तो भी हमें पता चलता है। जब गर्म हवाएं थार के मरुस्थल से उठती है तब भी पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Agra and Darjeeling are located on a same latitude. लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या बताया था मैंने, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये होते हैं लैटिट्यूड लेटे हुए, ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। पूछा क्या है यहाँ पे, लैटिट्यूड, ये वाली बात कर रहे हैं, तब उसको हटा देते हैं और खाली लैटिट्यूड पर आ जाते हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, ठीक है, बट द टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज अराउंड 60-20 डिग्री सेल्सियस, whereas that of Darjeeling is around 4 degrees Celsius. What could be the most appropriate reason for such as anomaly? ठीक है, आगरा और दार्जिलिंग एक अक्षांश पर स्थित है, लेकिन आगरा में जनवरी का तापमान 16 से 20 डिग्री, जबकि दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री है। ऐसी विसंगति का सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? चलिए बताइए, इसका उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, अपने आप से 2 मिनट में करिए इसको। दार्जिलिंग इज blessed with luxurious vegetation which help in lowering the temperature. दार्जिलिंग को शानदार वनस्पतियों से नवाजा गया है जो तापमान को कम करने में मदद करता है। नहीं, ये गलत है आपका, ठीक है। पहले देखिए पूछा क्या गया है, सही या गलत। अच्छा, खाली स्टेटमेंट दिया गया है, यही पूछा गया है, ठीक है। दार्जिलिंग पछुआ ठंडी हवाओं के प्रभाव में आता है। दार्जिलिंग comes under the influence of westerly cold wind. दार्जिलिंग कोल्ड विंड में नहीं आता, दार्जिलिंग कोल्ड विंड में नहीं आता है गाइस, ठीक है। आगरा इज अ पॉपुलस रीजन एंड अर्बन एरिया विद इंक्रीज CO2 एंड द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नहीं, कानपुर थोड़ी है भाई, दार्जिलिंग अच्छा सा हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग लाइज एट अ हायर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू आगरा। बताइए, दार्जिलिंग आगरा की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है, बिल्कुल सही वाली बात है, ठीक है, संबल वाली बात है। आगरा कहाँ है, यूपी का वेस्टर्न पार्ट आगरा से लगता है, ठीक है। ये गर्म पार्ट होता है, ठीक। 4 डिग्री लैटिट्यूड पे होने का मतलब है कि एक यहाँ है एक इधर है, ठीक है। लैटिट्यूड देखिए, लैटिट्यूड का और कोई डायग्राम है क्या मेरे पास, मैप पे देखिएगा। 4 डिग्री लैटिट्यूड पे तो दोनों है, लेकिन दार्जिलिंग आपका हाईएस्ट पीक पर है और ये वाटर बॉडी के भी कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से तो उठने वाली हवाएं ही इसको ठंडा कर देती हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि आप बोलेंगे कि बार बार मैम एक ही बात को रिपीट कर रही है, लेकिन यहाँ से चलने वाली हवाएं इसी एरिया को ठंडा कर पाएंगी, और जब इसके आगे बढ़ेंगी तो वो अपना मॉइस्चर तो लॉस कर चुकी होंगी, अपनी कूलिंग लॉस कर चुकी होंगी, तो आगे जब वो एंट्री करेंगी तो क्या होगा, क्योंकि भारत के उत्तर प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट में भी तो डिफरेंस है। तो उसी तरह से आगरा यहाँ है हमारा, दार्जिलिंग यहाँ है, दोनों में डिफरेंस होना स्वाभाविक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, टेम्परेचर डिक्रीजिंग विद हाई हाई, ये तो सिंपल सी चीज है ना, ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास से देखते आ रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होगा, आपका घटने लगेगा। हवा के कारण पहाड़ों के स्थान मैदानी इलाकों की तुलना में ठंडे होते हैं, सिंपल सी बात है कि पहाड़ी क्षेत्र, मैंने आपको अभी बताया था कि पहाड़ों के स्थान मैदानी इलाकों की तुलना में ठंडे होते हैं, क्योंकि वो तेजी से ठंडे होते हैं, तेजी से गर्म होते हैं। इसीलिए जब आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, तब भी आगरा में जनवरी का तापमान 16 और दार्जिलिंग का 4 ही रहता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम लोग अगर बात करें कि सर्दियों में भारत में मौसम की स्थिति आमतौर पर मध्य और पश्चिम एशिया में दबाव के वितरण से प्रभावित होती है, किससे बता रहे हैं, इन विंटर्स द वेदर कंडीशंस ओवर इंडिया are generally influenced by disturbance of
पेसरिंग सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, नहीं गलत है ये वाली बात। पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है ना। हाँ ये वाली बात सही है भाई। डिस्टरबेंस जो होता है ना, और देखिए एक टर्मिनोलॉजी होती है आपकी, ये वाला डायग्राम देखिएगा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ठीक है। तो ये जाड़े की बात कर रहे हैं, तो जाड़े की बात में जो मौसम में चेंजेस होता है हमारे वहां, वो सेंट्रल एशिया से ही होता है, इसलिए ये वाली बात सही है। ये वाली बात सही है आपकी, तो ये वाला आंसर हो नहीं सकता, ये वाला आंसर हो नहीं सकता, पूछा हमसे गलत है। मध्य एशिया से हवाएं आर्द्र महाद्वीपीय वायु द्रव्यमान के रूप में भारत पहुंचती हैं, नहीं, ये हवाएं कभी भी गंगा घाटी तक नहीं पहुंच सकती और केवल उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी सीमित रहती है, इम्पॉसिबल। ये तो अपने आप में ही लग रहा है कि ये केवल लगा हुआ है, मैंने कहा है कि ओनली शब्द अगर यूज हो जाए तो आप लोग पहले ही समझ जाइएगा कि वो 99% क्या होगा, गलत ही होगा, ठीक है। इसमें आंसर खाली होगा ये 2 और 3, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना, ये सीजन आपका, ये है तिब्बतन प्लेटू, ये क्या है आपका, तिब्बत का प्लेटू, कोल्ड डेजर्ट है ये हमारा। सेंट्रल ईस्ट से आने वाली हवाएं, ये देखो ये पूरा ऐसे जाती है, पूरा ऐसे, और इसका कुछ मॉइस्चर ऐसे जब ये यहाँ से निकलती है तो इधर भी हो जाती है ये। तो भारत में तमिलनाडु ही एक ऐसा देश है जो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट दोनों ही मानसून से थोड़ा बहुत वर्षा प्राप्त करता है, मतलब साउथ ईस्ट वेस्ट से तो करते ही करता है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से भी करता है थोड़ी सी वर्षा, तो तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से हवाएं चलेंगे तो ये इधर वाल आएंगे, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और जब पश्चिमी विक्षोभ होता है तो पश्चिमी विक्षोभ का कारण यही होता है कि सेंट्रल एशिया से चलने वाली ठंडी हवाएं भारतीय प्रायद्वीप में एंट्री लेती हैं और उसके बाद वो यहाँ के मौसम को ठंडा कर देती हैं, जिसके बाद ये जो हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, ये लो प्रेशर बेल्ट को और सूर्य की मतलब सन की अब्सेंस में लो प्रेशर को और ज्यादा सिर्फ नीचे कर देती है, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर की जो बेल्ट है वो नीचे उतरना स्टार्ट होती है और आईटीसी जेड आपका नॉर्थ की वजह साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, एक बार ऊपर शिफ्ट होता है और एक बार ये नीचे शिफ्ट होता है। तो विंटर्स में ये क्या होता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट होता है और ये समर्स में क्या करता है, अपवर्ड नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। In winter months, the weather conditions in India are generally influenced by the disturbance of pressures in Central and Western Asia. A high pressure central in the region lies to the north of Himalayan develops during winter. ठीक है, this centers of the high pressure giving rise to flow of arid irradiates the low level from the north. देखिए इसको पूरा समझिएगा, इसमें जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही है कि सर्दियों के में क्या होता है, सर्दी के द्वारा हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में एक उच्च दाब केंद्र विकसित हो जाता है। मैंने फिर कहा कि हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। मध्य एशिया के ऊपर उच्च दाब केंद्र से मतलब हाई प्रेशर जो उसका सेंटर बनता है, उससे बहने वाली हवाएं शुष्क महाद्वीप वायु द्रव्यमान के रूप में भारत पहुंचती है, ना कि आर्द्र, ठीक है। ड्राई होती हैं वो, ना कि आपकी कैसी होंगी, वो ड्राई कॉन्टिनेंटल होती हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया रिच इंडिया इज द फॉर्म ऑफ द ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था, वेट कॉन्टिनेंटल एयर मास, तो वेट नहीं ड्राई, ठीक है। 7th क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की बात कर रहा है, चूज द करेक्ट वंस की बात कर रहा है। इसका गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऊपर चला गया है, सॉरी ये इसका जो ऑप्शन है वो नीचे होना चाहिए था, ये सेकेंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अपर एयर सर्कुलेशन, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अपर लेयर सर्कुलेशन कहा जाता है। तो हाँ, जेट स्ट्रीम क्या है आपकी, अपर लेयर सर्कुलेशन कहा जाएगा इसको या नहीं कहा जाएगा, देखिए ये है अपर लेयर सर्कुलेशन, अपर विंड सर्कुलेशन, ठीक है। ये डायग्राम में समझने की कोशिश करेगा, ये देखिए हवाएं सारी चल रही हैं, किस तरह से चल रही हैं ये सर्कुलेशन जब चेंज हो जाता है,
ठीक है, यहाँ देखिएगा, इन्हें अपर लेयर सर्कुलेशन कहा जाता है। तो ये सही है। जेट स्ट्रीम बनने में पृथ्वी की सतह के करीब वायुमंडलीय दाब में बदलाव की कोई भूमिका नहीं होती। द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लोज द सरफेस ऑफ अर्थ हैव नो रोल द प्ले इन मेकिंग टू जेट स्ट्रीम। ये भी बात सही है, इसकी सही पूछा है, चूज द करेक्ट वन। तो ये भी सही है इसमें। तो ये एक सही है, दो सही है, तो ये वाला कट जाएगा, सभी पर पहुंचते हैं, तीन वाला देखना पड़ेगा। पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ पश्चिम और मध्य एशिया के मध्य पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में रहता है। ऑल द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर द, नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। इसका एक्चुअली डायग्राम का अच्छा लग नहीं पाया है, जेट स्ट्रीम का कुछ गलत लग गया है, इसके लिए आपको समझाना पड़ेगा मुझे। ये देखते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो थर्ड वाला जो है वो गलत क्यों है। पृथ्वी से कई मील ऊपर ग्लोब को घेरने वाली मुख्य रूप से पश्चिमी वायु धाराओं का एक संकीर्ण परिवर्तन बैंड है। देखिए, इसको ज्यादा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सिंपल सी एक बात समझिए कि वायुमंडल की तीव्र से, मतलब तीव्र गति से रैपिडली चेंजेस है ये। ठीक है, ये कहाँ चलता है, ये 9 से 13 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट कोस्ट पे चलता है, और ये क्या करता है, साउथ वेस्ट मानसून को भी प्रभावित करने वाली ये गर्म बेल्ट है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जेट स्ट्रीम होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसको आप लोग बुक से पढ़िएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझसे पूछिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। ये अपर सर्कुलेंट मोशन जो है आपका, ये क्या करता है, ऊपर के क्लाइमेट को चेंज करता है। जो ग्लोब होता है ना हमारा ग्लोब, उसमें ये ऊपर की तरफ चलता है, मतलब ग्लोब के ऊपर नहीं चलता है कि पता चला आप क्वेश्चन हो कि अर्थ के ऊपर चलता है, नहीं। ये कहाँ चलता है, तिब्बत के पठार में पहुंचती है। ठीक है, कहाँ पहुंचेगी, ये उष्ण कटिबंधी, वहां पे ये पहुंचेगी। ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में आप लोग बुक से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है और इसमें कम से कम एक क्लास जाएगी अगर इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस ये आप समझ लीजिए, जेट स्ट्रीम बनने में पृथ्वी की सतह के करीब वायुमंडल दाब में बदलाव की कोई भूमिका नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। और इन्हें अपर लेयर सर्कुलेशन भी कहा जाता है, ये भी बात सही है। और चूज ही क्या करना था, सही करना था हमको, तो हम ये दोनों को सही मानेंगे, और तीसरा वाला हमारा गलत है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में रहता है, मध्य एशिया के सभी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में रहता है, नहीं। ठीक है, नहीं होगा तो सर से बोल देना, ये मैसेज कर देना, इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जेट स्ट्रीम में अलग से बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में ही करेंगे जब ज्योग्राफी करेंगे प्रॉपर। अभी हमारा एनसीईआरटी चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। फिर वही वाली बात की ना, पश्चिमी विक्षोभ की बात कही थी ना अभी। पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, इसका उद्गम भूमध्य सागर से होता है। द ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी। चूज द करेक्ट वंस बताना है, और मुझे लग रहा है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला था कि ये कहाँ से आता है, उधर से आता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आता है। द इंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा था इसी से हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगी। एन इंक्रीज इन द prevailing night temperature in North India indicates the arrival of western cyclonic disturbance। तो गाइस, ये भी बात आपकी सही होगी कि उत्तर भारत में प्रचलित रात के तापमान में वृद्धि पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभों के आगमन का संकेत देती है, जिससे हम लोग ठंड का अनुभव करते हैं और कंबल ओढ़ के सोते हैं। ठीक है, इसमें तभी होगा। ये देखिए, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी, मॉइस्चर फ्रॉम द देयर विंड। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, उधर से ये इधर की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये पश्चिम से अगर हवा ना आए तो भारत में जाड़े जैसी स्थिति इतनी हाई लेवल पे नहीं होगी, लेकिन वहां से आती है। सन इस समय होता है
मकर रेखा पर, और ये एंट्री कर जाती है। आईटीसी आपका नीचे शिफ्ट हो जाता है, जो यहाँ पर बन रहा होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ, ये क्या करना है, आईटीसी जेड के बारे में बात करनी है। शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको बोला जाता है इंग्लिश में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोला जाता है हिंदी में। आईटीसी जेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। इंग्लिश वाला भी देवनागरी लिपि में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, shifting of intertropical convergence zone in southward direction is the precondition for a set of monsoon over India subcontinent। तो ये सही है या गलत है? मुझे तो लग रहा है ये गलत है। ठीक है, इंटरट्रॉपिकल जोन की बात कर रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के आगमन के लिए अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को दक्षिण दिशा में स्थानांतरित करना एक पूर्व शर्त है। नहीं, गर्म है ना ये, तो ये मानसून नहीं, ये वाला नहीं है। When monsoon makes their onset of India subcontinent, the westerly jet stream withdraws from the region। ये वाली बात सही है। जब मानसून भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी शुरुआत करता है तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्षेत्र से हट जाती है। वही तो हम इतनी देर से कह रहे थे कि जेट स्ट्रीम ऊपर बन रही है तो उसको शिफ्ट होना है। देखिए सिंपल सी चीज है, पूरा का पूरा खेल जो है इंसोलेशन का है। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का है। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ का है। ठीक है, पूरा खेल इसी पे डिपेंड करता है। यही क्या है, अब आप पर्टिकुलर क्षेत्र से जा रहे थे, अब आपको पता है ये आपका रास्ता है, ये रास्ते हैं आपके जिसमें आप आराम से जा रहे थे। कोई डिस्टर्बेंस ऐसा हो जाए यहाँ पे बैरियर लगा दिया जाए, कभी कभी हो जाता है तो आपको अपना रूट चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो इसको बंद ही कर दिया गया। तो मौसम में भी ये चीजें होती हैं। आईटीसी से यहाँ पे बढ़िया बना हुआ था, अब ज्यादा हीटिंग मिलने लगी, उसको ऊपर शिफ्ट होने लग पड़ा। लेकिन जब सन ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से जेट स्ट्रीम भी अपना मूवमेंट करेगी। ठीक है, वो भी क्या करेगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो क्या करती है, चेंज करती है अपने आप को। ठीक है, तो ये वाली बात सही है आपकी। ये देखिए, ईस्टर्नली स्ट्रेट विंड, ईस्टर्नली स्ट्रेट विंड। अब आप देख रहे हैं ये पछुआ पवनों की बात की जा रही है। बोथ साइड होती है, साउथ हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में। समर के टाइम में ये कहाँ पर है और विंटर के टाइम में ये कहाँ पर है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये शिफ्ट हो गई है, यहाँ पर ये शिफ्ट हो गई है। ठीक है, जैसे ही गर्मियां आती हैं और सूरज उत्तर की ओर बढ़ता है, फिर वही वाली बात मैंने बोला, सारा का सारा खेल इंसुलेशन का है। उपमहाद्वीप हवा का संचार निचले और ऊपरी दोनों स्तरों पर पूरी तरह से उलट जाता है। अभी तक इंसुलेशन नहीं था तो पश्चिम विक्षोभ की ठंडी हवाएं भारत के प्रायद्वीप पर उतरी हुई थी, लेकिन सन जैसे ही आएगा हीटिंग बढ़ेगी, लो प्रेशर बढ़ेगा, हाई प्रेशर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो वहां पे चेंजेस मिलेगा। विंड सर्कुलेशन ओवर द सबकॉन्टिनेंट अंडरगोज, इसमें बीच में वो लगा लीजिएगा, a complete reversal at both the lower as well as the upper level। तो कहाँ पर होगा उतार चढ़ाव, हमें दोनों में ही देखना पड़ेगा। जुलाई के मध्य तक सतह के निकट कम दाब की पेटी बिल्कुल बन जाएगी ना। आप खुद ही सोचिए कि जून में इतनी गर्मी पड़ती है तो लो प्रेशर बेल्ट बनना एकदम सिंपल सा है। तो वहां पर आईटीसी भी बनेगा जो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ऊपर की ओर जो आईटीसी है वो 20 नॉर्थ टू 25 नॉर्थ के बीच में हिमालय के समांतर हो जाता है। और हम लोग बहुत ही ज्यादा हीट क्या करते हैं, शिमला में इस समय बर्फ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, उसका रीजन है क्योंकि हमको पता है कि अब आईटीसी सेट जब ऊपर बढ़ेगा तो वहां पर लो प्रेशर बेल्ट है, तो वो हाई प्रेशर को और ज्यादा शिफ्ट कर देगा या उसको गर्म करके भी लो प्रेशर में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये सर्कुलेशन मोशन में चलता रहेगा।
इसी समय तक पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय क्षेत्र से हट जाती है। अब जो पश्चिम क्षेत्र में जेट स्ट्रीम बनी हुई थी वो क्या करेगी, वो भी रिप्लेस कर जाएगी। वास्तव में मौसम वैज्ञानिकों ने भूमध्य रेखीय ट्रैक के उत्तर की ओर सिर्फ मतलब ITC जेड के ऊपर और नीचे जाने में पश्चिम जेट स्ट्रीम की वापसी के बीच का एक अंतर संबंध पाया है। आमतौर पर माना गया है कि दोनों के बीच एक कारण और एक प्रभाव संबंध है। अब जब सन के आने से चेंजेस जो आ रहा है वो उसमें भी आएगा, ठीक है। भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दक्षिणी गोलार्ध से समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान समान दक्षिण पश्चिम दिशा में कम दाब क्षेत्र से चला जाता है। यही वाली बात है जो हम आपको इतनी देर से समझा रहे हैं, बार बार उसी पे मतलब बात करना सही नहीं है। आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि जब ITC होगा जब आपका मई जून में, तो नॉर्थ की तरफ होगा और नवंबर दिसंबर में साउथ की तरफ होगा, वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाने का मतलब है कि 20 से 25 अगर वो अब गया है तो 20 से 25 लैटिट्यूड से वो नीचे आ जाएगा, है ना। वो कहीं और थोड़ी चला जाएगा, अपनी ही पोजीशन में उसके चेंजेस हो रहा है ये। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉनसून रेनफॉल, इट इज अ सीजनल इन कैरेक्टर। तो क्या ये सीजनल कैरेक्टर की होती है? बात तो सही है कि जब मौसम आता है तभी वर्षा होती है, या तो फिर एसिडिक रेन होती है, बाकी तो होगी नहीं। इट इज अ लार्जली गवर्न्ड बाय रिलीफ एंड टोपोग्राफी, बिल्कुल सही बात है। ये काफी हद तक कैसे होती है, टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है। समुद्र के पास के क्षेत्र में वर्षा ज्यादा, समुद्र के क्षेत्र से दूर में वर्षा कम। The breaks in monsoon are related to the cyclonic depression formed at the Bay of Bengal, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करेंगे, लो प्रेशर हाई प्रेशर मिलकर एक लो प्रेशर बेल्ट बनाएंगे। लो प्रेशर बेल्ट इतनी लो हो जाएगी वो बहुत तेज घूमना चालू कर देगी, ऐसे 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 करके, और फिर क्या होगा, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। घूमते घूमते एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी में विंड जो है ऐसे ऐसे घूमती रहती है और इसी को साइक्लोन बोलते हैं। जब ये ऐसे तट के पास पहुंचती है, जब इस कोस्टल के पास ऐसे घूमते घूमते पहुंचती है, तो इस भाग में बहुत ज्यादा वर्षा करती है और इसीलिए उड़ीसा जो है सबसे ज्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटी से डिस्टर्ब होता है। इट लीड्स टू हैवी फ्लड एंड सॉइल इरोजन ओवर होल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही बात है ये भी भाई, कि इसके कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भारी बाढ़ और मिट्टी का कटाव होता है। तो बिल्कुल होता है, ठीक है। क्यों नहीं होगा, जब खूब तेज पानी आएगा, सपोज दैट कि अगर यहाँ पे खूब तेज पानी आएगा तो इधर से भी तो साइक्लोन आ सकते हैं। इस बार तो अरेबियन सी में भी साइक्लोन बना था, तो यहाँ का पानी यहाँ पे चढ़ेगा, इधर का पानी इधर चढ़ेगा, ठीक है। और ये जब यहाँ पे बहेगा तो यहाँ की मिट्टी को बहा ले जाएगा यहाँ से। तो एरोजन होता क्या है, अपवर्तन यही तो होता है कि मिट्टी की ऊपरी सतह का क्षय हो जाना या उसका डिस्ट्रॉय हो जाना या अपनी जगह से रिमूव हो जाना, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके सही है। और बाकी ये यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।